माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, आपको जैसे कि पता है कि आई एम मैक्स जेम्स, मोटिवेशन स्पीकर। आपको हमारे चैनल पर हर लिहाज से हर चीज़ आपको मिलती है और ख़ास करके मोटिवेशंस के हवाले से और गुड नॉलेज के लिए, इम्प्रेसिव नॉलेज के लिए आपको सब मिलता है। और हमारे चैनल पर हमने कोशिश की कि डॉक्टर्स को भी हम इनवाइट करें अपने चैनल्स में, ताकि आपको जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको अच्छी नॉलेज मिल सके, ताकि वो जान सकें। आज जिस टॉपिक के लिए मैंने एक ख़ास डॉक्टर्स को जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको बुलाया है, ताकि आपको सजेरियन जो बहुत ज़्यादा होते हैं स्पेशली इन पाकिस्तान, स्पेशली इन कराची, ये क्यों है उस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस डॉक्टर को वेलकम कहता हूँ। डॉक्टर अनीला, वेलकम टू इन अवर चैनल। थैंक यू सो मच सर मैक्स। डॉक्टर अनीला, सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूं कि डॉक्टर अनीला जो हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है गायनी के हवाले से। सीजर को बहुत अच्छी तरह से वो जानती हैं, पहचानती कि क्या कैसे उसकी टर्म्स है, जो भी सिचुएशन है वो तमाम चीज़ों को जानती हैं, पहचानती हैं। तो मैंने आज उनको इनवाइट जब किया तो मैंने ये सोचा कि डॉक्टर नीला से पूछा जाए। तो ये इन्होंने अमेरिका से भी स्टडी की, इंग्लैंड से भी और साउथ कोरिया से भी इन्होंने स्टडी की। तो अगर हम देखें MBBS इन्होंने हैदराबाद से किया और कराची से इन्होंने MCBS यहाँ से किया है। डॉक्टर नीला, दोबारा मैं आपको वेलकम कहता हूँ कि आपने हमें बहुत टाइम दिया और ये बहुत मुश्किल है, आप जैसे बिजी हैं तो आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच। नीला, ये सी सेक्शन क्या है? सिजेरियन जो डिलीवरी है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सी सेक्शन क्या है। यूजुअली जो लोग हैं नॉर्मली वो ये नॉर्मल डिलीवरी के बारे में तो सब ज़्यादा जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी क्या है और उसका रूट क्या है। तो सिजेरियन सेक्शन के साथ ये है कि अगर हम जो है बाय एब्डोमिनल, ठीक है ना, एब्डोमिनल रूट से जो डिलीवरी होती है, जो मदर के एब्डोमेन से डिलीवरी होगी आफ्टर गिविंग द स्कार, तो उसको कहेंगे हम सिजेरियन सेक्शन। तो ये कराची में आपका मतलब है या पूरे पाकिस्तान आपका मुराद? पाकिस्तान में तो होती हैं लेकिन स्पेशली इन कराची में बहुत ज़्यादा। ये क्या है? अच्छा, इसके बारे में मैं आपको ना शेयर करूँगी। 2 सर्वे हो चुके हैं पाकिस्तान में। एक 1990 से लेके 1990 से लेके 2013 तक एक सर्वे हुआ पहला, और इसमें बहुत जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ जो उसमें पेशेंट जो है वुमेन्स हैं उन पर किया गया। 13,000 से ज़्यादा औरतों को उन्होंने सारा डेटा लेके और इस पे सर्वे किया। तो इससे पता चला कि जो पाकिस्तान और कराची कह लें तो उसमें 15.6% जो है सिजेरियन सेक्शन की बढ़ चुकी है। फिर उसके बाद एक और सर्वे 2018 में हुआ, उसके मुताबिक ये 19.6 चले गया परसेंटेज। तो इससे हम अंदाज़ा लगाएं कि 5 साल में कितनी जल्दी ये बढ़ रहा है। तो और आप इसके कॉजेज़ जानना चाहेंगे क्या? जी जी बिल्कुल, कॉजेज़ क्या हैं, क्यों सिजेरियन क्यों हो रहे हैं? तो हमने जब इन सर्वेस के मुताबिक जो है जो सामने फैक्टर्स आए कि मोस्टली कौन सी ऐसे जो है इंडिकेशंस हैं जिसमें सिजेरियन सेक्शन हो सकते हैं। तो क्यों हुए ज़्यादा, आपके सवाल के मुताबिक कि इंक्रीज रेशो क्यों हुआ, तो ज़्यादातर जो ये देखा गया कि मोस्टली एजुकेटेड वुमेंस या बहुत रिच लोग होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा ये रेशो पाया जाता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो नॉर्मल लेबर पेन जो है वो बर्दाश्त करें। और इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और इसके अलावा जो अगर उसके प्रीवियस हुए हों ऑपरेशन तो तब भी जो है इस रेशो को हम ज़्यादा करेंगे। और एक जो मैंने अपनी इस 20 साला तजर्बे में देखा कि अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल ना हो, स्टाफ इतने ट्रेंड ना हो कि वो नॉर्मल की ट्रायल की तरफ ज़्यादा जाएं, या डॉक्टर्स ना हो किसी जगह पे, या मतलब उनके स्किल्ड ना हो डॉक्टर्स, तो वहाँ पर भी ऐसा मुमकिन है कि आप सिजेरियन के रेशो बढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन डॉक्टर नीला, मैंने जो देखा है मोस्टली
कि पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल के अंदर, उसे स्टार्टिंग तो कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन एकदम इमरजेंसी हो जाती है। वो इमरजेंसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये होता है? देखिए, ये एकदम से तो किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मरीज़ को कह देते। उसको में सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर ये है कि हमने जब पेशेंट आया है, उसकी हिस्ट्री ली है, उसका एग्जामिनेशन किया है, तो तब हमें पता चलता है कि ये नॉर्मल की तरफ पेशेंट जाएगा आफ्टर उसके पेल्विक असेसमेंट के बाद, या फिर जो है वो सीजर की तरफ जाएगा। हम इसमें माँ और बच्चे के दोनों के वाइटल्स लेने होते हैं, ठीक है, कि वो कहीं उसे फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है, उसका बहुत ज़्यादा बीपी हाई आ रहा है, ठीक है, उसका बीपी जो है, जो सिस्टोलिक है, जो ऊपर का बीपी नॉर्मल लैंग्वेज में कहलाता है, अगर वो जो है 150 160 और नीचे वाला बीपी 100 से अबव आ रहा है, तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है। अगर आधे घंटे के हम उससे चेक करेंगे पेशेंट को, तो उसका ज़्यादा, तो उसको ऐसी कंडीशन में झटके आने का जो है ख़तरा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में उसके जो मेन माँ और बच्चे की दोनों की कंडीशन को जो है सेव करने के लिए, वो भी जब उसका हम नॉर्मलाइज कर देंगे बीपी, ठीक है, तो तब जाके जो है, ये मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, ठीक है, प्री एक्लेम्पशिया इस कंडीशन को कहते हैं, जिसमें माँ को बहुत ज़्यादा झटके लगने का अंदेशा है। तो और पेल्विक असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, उसको देख के हमें पता चलता है कि पेशेंट नॉर्मल की तरफ जाएगा या सिजेरियन की तरफ। और बच्चे की धड़कन वगैरह जो चेक करते हैं, उससे भी अंदाज़ा होता है। मतलब मुख्तलिफ जो है फैक्टर्स हैं, कोई एक नहीं है, इंडिकेशंस भी मुख्तलिफ हैं और ना होना भी एक मुख्तलिफ है कि तो डॉक्टर नीला, जो पहले से पेशेंट को बता दिया जाए, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो पहले से ही बता दिया जाता है उससे कि ये जो है ये सीजर पर जाएगा, हाँ ऑपरेशन होगा, हाँ जी हाँ जी, तो वो क्या कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वो ये कंडीशन है कि जब पेशेंट अपने रेगुलर विजिट्स में आ रही है आपके पास, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये पेशेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी एक नॉर्मल थिंग है, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल है, ये प्रेग्नेंट होना कोई पैथोलॉजिकल चीज़ नहीं, कोई एबनॉर्मल नहीं है। जो नॉर्मल होते हैं वही प्रेग्नेंट होते हैं। तो उसको हमें काउंसलिंग करनी होगी फ्रॉम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो उसमें ही हम पेशेंट को मुख्तलिफ पेशेंट, आजकल तो ज़माना इतना आगे निकल गया, मरीज़ खुद सवाल करते हैं कि जो है हमारी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा, आप अभी से बता दें। इवन के वो चार्जेस भी हॉस्पिटल्स में पूछ के जाते हैं कि अगर ऑपरेशन होगा तो कौन कितने चार्जेस हमें देने होंगे। तो हम उसको साथ साथ उसके विजिट्स में गाइड करते रहते हैं, उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं पेशेंट को, कि कहीं इसका जो है ये शुगर पेशेंट है या ब्लड प्रेशर है, या इसकी जो उसके एंड जो उसका ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, आखिरी जो 3 महीने होते हैं उसके, तो उसमें हम उसकी बोन की असेसमेंट भी करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोन जो है वो रेडी है या नहीं। तो उसमें क्लिनिकल असेसमेंट हमें करनी होती है, उससे हमें पता चल जाता है। तो हम पेशेंट को पहले से ही काउंसल कर देते हैं, ठीक है। तो या फिर अगर वो उसी वक्त आइए तब भी, जो कि मैंने पहले बताया कि पेल्विक असेसमेंट के बाद ही पूरा फैसला होता है और बेबी के फीटल हार्ट देखने के बाद ही पूरा फैसला। लेकिन डॉक्टर, ये भी कराची में मोस्टली देखा जाता है कि तकरीबन 60 to 70% सीजर होते हैं और 30 to 40% नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये क्या बात है? ये भी मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ लोग आजकल के जो वुमेन्स हैं उनमें और पुराने दौर के काफ़ी फ़र्क है। वो उनकी ग़िज़ा अच्छी होती थी, वो लोग मजबूत होते थे और उस वक्त फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो जब एक जो मदर होती है होने वाली, जब फीमेल होती है, उसको पता लगता है कि भाई ये भी फैसिलिटीज़ हैं आजकल दौर बहुत ज़्यादा, तो वो पेन नहीं लेना चाहते। तो उनकी अक्सर वो इसको कहते हैं हम सी सेक्शन ऑन डिमांड, पेशेंट खुद आके हमें बोल रहा है, खुद डिमांड करते हैं कि और हमारी जी बिल्कुल, और हमारी RCOG की गाइडलाइंस जो है उसके मुताबिक जो है, हम रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी के मुताबिक उसके मुताबिक ये एक इंडिकेशन बन चुकी है, सी सेक्शन ऑन डिमांड, क्योंकि पेशेंट की चॉइस सबसे पहले पेशेंट की विश जो है उसका हमें ख्याल रखना है, उसकी विश को देखते कि वो अगर कह रही है कि नहीं मुझे नॉर्मल ट्रायल नहीं लेना, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है उसकी बात की। तो इसे हम सी सेक्शन ऑन डिमांड। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल मोस्टली शायद वो पैसे को अर्न करने के लिए, इंडिया में भी ऐसे देखा जाता है, पाकिस्तान में भी, कि अर्न करने के लिए डॉक्टर्स भी ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी। ये क्या वजह है? हाँ, तो जब कोई बात फैलती तो वो ऐसे ही नहीं होती, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन
होता है और कोई सच्चाई होती है। तो इसी तरह बिल्कुल ऐसा भी होता होगा, बहुत से हॉस्पिटल में होता है कि वो लोग या तो डॉक्टर इतने स्किल नहीं होते कि वो नॉर्मल की पूरी ट्रायल दे सके, या वो उसको मैनेजमेंट करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, या उनके पास स्टाफ टीम वर्क है ये। इसमें अगर आप टीम वर्क से चलेंगे और पेशेंट और उसके अटेंडेंट को लेके चलेंगे तो तब तो ज़्यादातर चांस नॉर्मल के हो सकते हैं। अगर कोई बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है, जैसे कि उसकी पेल्विस छोटी है, तो वो बेबी तो नॉर्मल नहीं हो सकता। तो अगर जब तक कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है तो ये फैक्टर्स जो हैं सारे मिलके पेशेंट की डिलीवरी पर असरअंदाज होते हैं। डॉक्टर अनिला, आपको शायद याद होगा कि पहले मिशनरी हॉस्पिटल्स थे, उनमें नॉर्मल डिलीवरी बड़ी फेमस, लोग उनको बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, वहाँ जाते थे कि वहाँ नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। हाँ, तो आपका क्या ख्याल है कि मिशनरी हॉस्पिटल्स में क्या ऐसी बात थी, या उनकी ट्रेनिंग की बात थी, या जैसे अपने टीम वर्क की बात की है, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा? बिल्कुल, मिशनरी हॉस्पिटल्स में मैंने बहुत से मिशनरी हॉस्पिटल में 3 से 4 में काम कर चुकी हूँ मैं, और उनमें से एक था मिशनरी हॉस्पिटल लेडी ग्राम हॉस्पिटल इन हैदराबाद। तो वहाँ पे मदर्स एंड सिस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा ये किरदार जो है वो पेशेंट की केयर के लिए अपनाती हैं। तो वो लोग बहुत ही, मैंने उनका जो एटीट्यूड देखा है, बहुत केयरफुली पेशेंट को बिल्कुल सपोर्टिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वो पेशेंट के लिए बेड रेडी कर रहे हैं। पेशेंट को अगर पेशेंट को किसी जो है वो अपने साथ वो खाने पीने की चीज़ें नहीं लेके आए तो वो भी प्रोवाइड करते हैं उनको, कि वो उसके लिए चाय बना के मरीज़ के लिए ला रही, एग उसको बॉयल करके दे रहे हैं, कि जब तक कि उसका प्रोसेस, मतलब पेशेंट को अपनायत का एहसास ज़्यादा होता है मिशनरी हॉस्पिटल्स में। जी, तो वहाँ पे ना सिर्फ मदर एंड सिस्टर, लेकिन दूसरे भी जो मिशनरी हॉस्पिटल्स हैं, मैंने जो काम किया इतना अरसा, तो मैंने देखा कि वहाँ पेशेंट केयर एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मिशनरी में बहुत केयरफुली पेशेंट को देखा जाता है। ओके जी, तो डॉक्टर अनिला, ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि जो आपने बताई कि एक टीम वर्क होता है। जी, जैसे हमारी मिशनरी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ये किया जाता है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और तो नॉर्मली होता ही है, लेकिन लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते वहाँ जाना, प्राइवेट में ज़्यादा कोशिश की जाती है। मैं ये सोचता हूँ कि ये वाकई इंडिकेशन जो है, जो पहले से बता दी जाती हैं, बात एट ए टाइम जो बताई जाती है इमरजेंसी में, कहते हैं कि इमरजेंसी सीजर, तो काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी केयर कैसे की जाए आफ्टर सी सेक्शन? अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा ना घर वालों का, हॉस्पिटल स्टाफ का तो होता ही है किरदार, लेकिन घर वालों का भी बहुत ज़्यादा किरदार है कि वो पेशेंट की डाइट का ख्याल तो ज़्यादा घर वाले रखेंगे। वो उसे जो है आफ्टर जो सिजेरियन सेक्शन हो गया है, अब यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि इंडिकेशन के मुताबिक, अगर तो उसका किसी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क था, उसकी कंडीशन के बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई था, या शुगर पेशेंट थी, क्या था, तो उसमें तो उसकी केयर उसके मुताबिक होती है। अगर हाई बीपी वाली है, उसके वाइटल्स बहुत ज़रूरी हैं। वैसे तो सभी पेशेंट के वाइटल्स ज़रूरी हैं, क्योंकि जब वो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से आती है उस वक्त उसके कुछ और कंडीशन होती है, उसमें हमें उसके सारे वाइटल्स, उसका यूरिन आउटपुट कैसा आ रहा है, इसका ब्लड प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल, और सबसे बढ़कर वुंड केयर और डाइट। ठीक है, अगर यूजुअली ऐसा होता है हॉस्पिटल्स में कि हम पेशेंट को जो है 2 दिन बाद उसको डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से, तो फिर उसको घर के लिए तो उसके घर वाले उसको डाइट अच्छी देंगे। ठीक है, उसकी वुंड केयर बहुत अच्छी होनी चाहिए कि उसको जो है वॉश अच्छी तरह आयोडीन से करें, वो इन्फेक्शन ना होने पाए, इन सब बातों, और वो मदर फीड करवाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है पेशेंट और बेबी दोनों के लिए। तो डॉक्टर, एक क्वेश्चन और है, क्या ये पॉसिबल है एक दफ़ा अगर सी सेक्शन हो जाए या जैसे सिजेरियन, तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? बिल्कुल, ये पॉसिबल है, अगर तो कोई ऐसी इंडिकेशन ना हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस जिसे कहते हैं, कि उसकी जो पेशेंट है या मदर है, उसकी जो है पैदाइशी तौर पे ही उसकी हड्डी ऐसी नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। ठीक है, इतनी स्पेस नहीं है उसकी बोन्स में, तो उसमें तो सिजेरियन ही हम कहेंगे, चाहे प्रीवियस हो चाहे ना हो। ठीक है, और अगर पेशेंट की हर चीज़ सही है, लेकिन ऑपरेशन हो गया था किसी टेम्परेरी, जो कोई ऐसी इंडिकेशन बन गई कि भाई बच्चे की धड़कन सही नहीं थी, एकदम इमरजेंसी में करना पड़ा, लेकिन बाकी वो सही है पेशेंट, बिल्कुल उसकी हाइट और सब कुछ सही है। ठीक है, तो फिर हम उसके बिल्कुल हो सकते हैं, मोर देन 72% जो है चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्लोज मॉनिटरिंग करनी होगी।
क्लोज मॉनिटरिंग और इमरजेंसी फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल हो कि इमरजेंसी सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर इस क्योंकि जहाँ ये एक तरह से फ़ायदेमंद है, वहाँ इसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, नुकसानात भी, कि क्लोज मॉनिटरिंग भी चल रही सब, लेकिन अगर उसका प्रीवियस स्कार जो है वो रप्चर हो जाए, ठीक है, तो मदर और बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो सब कुछ उसको काउंसिल करना पड़ता है, मरीज़ को, उसके घर वालों को, और तब जाके उसको डिसीजन दे दिया जाता है कि आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर सीजर हो तो सकती है, मोर देन 72% चांस है, लेकिन ये इसके एडवांटेज हैं और ये डिसएडवांटेज। तो उसके मुताबिक पेशेंट जो फैसला ले अपना, उसके मुताबिक, और अगर वो ऐसी कंडीशन में आ जाए कि वो बिल्कुल डिलीवर होने वाली मगर उसका प्रीवियस सी सेक्शन था, तो उसकी पेल्विक असेसमेंट और मॉनिटरिंग करके तो उसका नॉर्मल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या इसमें ईयर का भी है कि कुछ ईयर के बाद हो सकता है, या एकदम कुछ तो होता है ना आफ्टर 1 ईयर या 2 इयर्स, या कैसे? अगर जो है उसका लेस देन 1 ईयर का स्पेस है या 1 ईयर का है स्पेस सिर्फ एक बच्चे से, एक प्रेगनेंसी से या दूसरी प्रेगनेंसी में, तो फिर तो जो है उसका स्कार इतना अच्छा नहीं होगा अगर जी। तो कम से कम जो है 2 से 2.5 साल का वक्फा लाजमी है अगर आपको ये भी ट्रायल भी लेना है नेक्स्ट टाइम तो। और अगर आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गए हैं तो फिर आप ट्रायल ना लें तो ज़्यादा बेहतर है जी। तो वैसे कितने सीजर हो सकते हैं नॉर्मली? जब सीजर अगर किसी को करना है तो कितने हो सकते हैं? हाँ, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन तो 4 की ही इजाज़त दी जाती है, लेकिन मैंने अपनी एक्सपीरियंस में ये भी देखा है कि कुछ लोगों के पहले से ही 4 होते हैं और ये 5th होता है उनका। अच्छा। तो वैसे तो 4 की ही होती है कि 4 तक, क्योंकि इससे पेशेंट की जो यूट्रस है उस पर हो सकता है ना कॉम्प्लिकेशन, जैसे जैसे ज़्यादा अगर सिजेरियन होंगे तो मरीज़ के लिए बेहतर, तो पेशेंट के लिए, पेशेंट की सेहत के लिए सही नहीं है जी। बिल्कुल। ओके माय डियर डॉक्टर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आपने हमारे व्यूअर्स को नॉलेज दी। तो माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूअर्स, डॉक्टर अनीला ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक सी सेक्शन जो है या सिजेरियन डिलीवरी जो है वो किस तरीके से की जाती है और क्या होता है, क्या उसके कोजेज़ हैं, वो सारा उसने बयान किया। तो मैं समझती बहुत अच्छी नॉलेज है ताकि ये दूसरों तक भी पहुंच सके और समझ लें कि जो कहते हैं कि सीज़र क्यों होते हैं, ये तमाम वजूहात यहाँ पर आपको बयान की गई है, तमाम इंडिकेशंस बताई गई कि क्या है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ये जैसे आप तक ये नॉलेज पहुँचे, कोशिश करें दूसरों को भी शेयर करें, और इसके बाद ये कोशिश करें कि अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी बहुत सारी आपको वीडियो मिल सकें जो कि हमारी नई आने वाली हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डॉक्टर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।